ये बताओ कि कॉन्टेस्ट दिया था क्या सबने? कल का, परसों का, कोई भी? यस सर। हैंड रेज यस कर दो। यस सर। बस हैंड रेज कर दो। अच्छा चलो ठीक है। उसका कोड फोर्सेस का तो मैंने देखा, केवल शायद नीलेश ने दिया है। और कोड शेफ पे बाकी सबने दिया था, काफी लोगों ने दिया था कोड शेफ पे। हम्म, अगर दिया होगा कोड फोर्सेस वाला तो उस पे शायद तुम लोगों ने आरजीआईपीटी नहीं डाला है। कोई बात नहीं। ये बताओ कि क्या कोई अभी तक है जिसे मतलब अभी लैंग्वेज में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, सी प्लस प्लस नहीं आती हो या फिर ऐसा कोई हो, मतलब जावा भी नहीं आती, मतलब कोई एक अच्छी लैंग्वेज जिसमें। अच्छा, अमन जानेंगे तो वो तो मैंने रिसोर्स तो शेयर कर ही दिया था तुम लोगों से, सी प्लस प्लस सीखने का। तो वो तुम लोग कर सकते हो, वो धीरे धीरे सीखते रहो साथ में। कि लैंग्वेज तो आना बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स। लैंग्वेज नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। अ, थोड़ा। हाँ, लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी। चलो एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। स्क्रीन दिख रही है ना? कोई अनम्यूट करके हाँ बोल दो। यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है यस ठीक है। सर। ठीक है, तो मतलब जैसे बेसिकली मैं तो सी प्लस प्लस में करता हूँ। तो ये मैं कुछ चीज़ें तुम लोग को दिखाना चाहूँगा कि पहले तो देखो, लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, लैंग्वेज एक आनी चाहिए। लैंग्वेज नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले ये स्टार्टिंग से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि काफ़ी लोगों को आती है इसमें से, तो अब मैं एकदम बेसिक वाली चीज़ बताने जाऊँ तो वो शायद ठीक नहीं है। जो लोग को नहीं आती है वो लोग सीख लेंगे और अभी भी देखते रहें। ये सब ये सब लिखना मैं भूल गया हूँ, क्योंकि अब ये लिखने की आदत छूट चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैंने टेम्पलेट बना रखी है, ये कर देता हूँ, इतना खुल जाता है मेरा अपने आप सीधे। इनपुट वगैरह अपने आप हो जाता है इनका। फिर अरे कोई होती है तो वो सिलेक्टेड आता है, अरे है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं है तो मैं एक बैकस्पेस मारूंगा, अरे वाला पार्ट हट जाएगा। ये सब थोड़ी मतलब ट्रिक्स वगैरह हैं। यहाँ बगल में सीपीएच जज है, तो जैसे अगर मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और इसको कॉपी कर लूँगा। और जो भी मेरा कोड होगा वो तो यहाँ रहेगा ही। तो कोड जब मैं चलाऊंगा तो यहाँ अपने आप ही बता देता है प्री टेस्ट पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, कुछ है क्या दिक्कत वगैरह। तो ये तो एक मतलब अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये चीज़ तुम लोग इंस्टॉल कर लो। ये एक एक्सटेंशन है, इसका नाम है सीपीएच जज करके। एक्सटेंशंस में जाओगे, वीएस कोड में सीपीएच जज टाइप करोगे तो आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेना, तो टेस्ट केस वगैरह चेक करने में तुम लोग को आसानी होती है। ठीक है, लैंग्वेज वाला बैरियर तो हम अगर क्रॉस कर चुके हैं, तो आगे फिर यही सब चीज़ें हैं कि कैसे तुम चीज़ें ऑप्टिमाइज करोगे। और जैसे तुम देखोगे, अगर बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे जो भी रहते हैं, क्या रहते हैं बेसिक क्वेश्चन, ए वगैरह देख लो, 170 के राउंड डाउन द प्राइस है क्या? हाँ ठीक है, मान लो ये होगा शायद। हाँ, किसी दिन div 3 का था तो उसका ये पहला सवाल है। ये देखोगे तुम तो बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा। अ, इसमें बस क्या करना है कि राउंड डाउन कर देना है किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 की पावर में। तो उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा ताकि वो हो जाए। तो 1 में से 1 तो है ही, 10 की पावर 0 होता है। 2 में से 1 कर दूंगा मैं, 178 में से 78 कर दूंगा, और 20 में से 10 कर दूंगा। ऐसे ही ये सब चीज़ें तुम लोग देख रहे हो। तो इसके लिए जो भी मतलब मैंने प्रोग्राम लिख दिया, मान लो कोई सा भी,
बस इतना से मैंने प्रोग्राम लिख दिया और फिर उसको यहाँ पे चला के देख लिया उसी की मदद से, और फिर मैं सबमिट कर दूंगा। तो इसके लिए तो तुम्हें मतलब ये जो डिवीजन 3 और डिवीजन 4 के लिए रेटेड कॉन्टेस्ट रहते हैं, डिवीजन 4 में कहूँगा क्वेश्चन 3 तक, और डिवीजन 3 में क्वेश्चन 1 और 2 तक। कोई भी प्रायर डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम ना भी आता हो तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा। लेकिन मतलब उसके आगे फिर तुम्हें चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो जब चीज़ें सीखोगे तो वो कहाँ से सीखोगे वो भी बता देता हूँ थोड़ा। ये तो है, ये मैं आज शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ। ये मुझे मतलब बहुत सही मिला था, ऐसे क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए। तो नंबर थ्योरी, बाइनरी सर्च, ग्रीडी डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ ग्रीडी तक भी अगर तुम लोग अभी स्टार्टिंग में कर ले रहे हो तो मेरे ख्याल से करने लोगे तुम लोग, div 2 का क्वेश्चन भी आराम से निकल जाएगा। सी भी कर सकते हो अगर अच्छी मेहनत करोगे तो यार रुको देखूं है या नहीं, ये क्या चीज़ है। हाँ ये देखो, ये सिलेबस है डीएसए का, ठीक है, कुणाल कुशवाहा का मिला था, ये पढ़ाता है, ये जावा में है ये बंदा। लेकिन मतलब सिलेबस यहाँ से देख सकते हो, इसने बहुत सही सिलेबस बना के रखा है। ये इतना सिलेबस अगर तुम लोग कवर कर लोगे अपने 3rd ईयर के एंड तक तो बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी डीएसए पे भी और तुम्हारी सीपी पे भी। और डीएसए मेनली तुम्हारा पूछा जाता है इंटरव्यूज वगैरह में, तो वो सब देख लेना, तुम लोग काफ़ी फायदा देगा। ये सब तो तुम लोग करते रहना। और रही बात टेम्पलेट वगैरह की, इसे टेम्पलेट कहते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें, फॉर एग्जांपल। हाँ ये देखो, एक और चीज़ टेम्पलेट में क्या होता है कि फॉर लूप मुझे लिखना है तो फॉर करके पूरा नहीं लिखूंगा, आई कॉमा एन लिख दूंगा। आई से एन तक ये लूप चल जाए, मतलब 0 से n तक ये लूप चलेगा। फिर वहीं अगर मुझे 3 से n तक चलाना है तो ये बड़े वाले फॉर एफ में मैंने कर रखा है, तो 3 से लेकर n तक चलेगा ये लूप। ऐसे कई सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं इसमें क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन कर रखी हैं चीज़ें। ये पढ़ा होगा ना तुमने, हैश डिफाइन ये करते हैं तो मतलब ये चीज़ डिफाइन हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये मॉड है, ये नंबर, इस नंबर को मॉड लेते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में, 10⁻9+1 होता है ये नंबर। इसी के मॉड पे मैक्सिमम सवाल होते हैं, तो ये मैंने मॉड डिफाइन भी कर रखा है, तो बार बार मैं वो नंबर नहीं लिखूंगा। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ऑप्टिमाइज हो जाती हैं। अ, और हाँ, अरे का यूज़ करना तुम लोग धीरे धीरे देखोगे कि कम हो जाएगा, वेक्टर का ही फिर यूज़ करोगे। वेक्टर ही मतलब अरे जैसा तो अच्छा काम करता है, और भी कई सारे फायदा होते हैं वेक्टर वगैरह में, ये सब होते हैं। और ये रही बात ये टेम्पलेट यूज़ करने की, तो अभी तो नहीं कहूँगा मैं। अभी 1-2 हफ्ते तुम लोग अगर ढंग से प्रैक्टिस करो पहले नॉर्मली कोड वोड लिखने का, ताकि तुम लोग को सब चीज़ सिंटैक्स वगैरह सब समझ में आ जाए, याद हो जाए, उसके बाद ही टेम्पलेट वगैरह पे आना। उसके बाद से और नई चीज़ आती है, उसे कहते हैं स्निपेट, ठीक है, ये सब स्निपेट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया स्निपेट, कोई सा एनसीआर करूँ क्या? हाँ, एनसीआर कैलकुलेट करना रहता है कई क्वेश्चंस में, तो अब एनसीआर का मैं पूरा प्रोग्राम ना लिख के एनसीआर लिख दूंगा तो उसका आ जाएगा पूरा, वो फंक्शन वहीं पे लिख जाएगा। जो भी है तुम्हारा, पहले इनिट, ये जो फंक्शन है पुट इनिट इन मेन, तो मैं मेन में जाके यहाँ इनिट डाल दूंगा एक बार। और उसके बाद से एनसीआर कैलकुलेट कर देता है, तो सी आउट मैं कर देता हूँ इसमें एनसीआर ऑफ NC5 कर देते हैं अभी, प्रिंट करेगी। सी कैपिटल है क्या? हाँ सी कैपिटल है। 5 पर एनसीआर प्रिंट कर देना चाहिए सही इस हिसाब से तो। हाँ 5 बार इसने वो प्रिंट कर दिया। चलो ये सब ठीक है, ये सब बता दूंगा आगे की कैसे ये सब इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लिखना है, ये सब सब चीज़ बता दूंगा मैं। लेकिन यही है कि पहले बेसिक्स आना ज़रूरी है, ये सब तो आगे की बातें हैं। बेसिक नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। बेसिक में तुम लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ प्रॉब्लम सेट पे जाओ और शुरुआत करो रेटिंग को डिग्रीज ऑर्डर में डाल के, कुछ 1 2 3 4 सवाल देखो यहाँ 800 रेटिंग के अराउंड के,
देखो कोई बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, कैसा क्या हो रहा है, फिर डिफिकल्टी उस हिसाब से तुम लोग अपनी बढ़ाते जाना। जैसे 1200 से 1400 कर लिया मैंने, तो इसमें कुछ कुछ सवाल आएंगे, तो वो देख लेना सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अभी तो मुश्किल है कि तुम लोग का कुछ मतलब 1200 के ऊपर के सवाल हों, होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, काफी सही कर रहे हो तुम लोग। लेकिन इसी रेंज में भी थोड़ा प्रैक्टिस करना, 1000 के अराउंड तक के सवाल का। यहाँ टैग वगैरह तुम लोग को मिल जाएंगे, जो भी मतलब सवाल करने। कोड कोड शेफ का भी प्लेटफॉर्म अब बहुत अच्छा हो गया है। मैंने काफी टाइम तक छुआ नहीं था बीच बीच में कोड शेफ, लेकिन अब बहुत सही हो गया है। यहाँ पे भी रेटिंग डिफिकल्टी चूज कर सकते हो, और वैसे चूज करना। फॉर एग्जांपल अगर किसी की रेटिंग 1500 है, तो वो प्रैक्टिस करेगा 1600 से 1700 के सवाल, ठीक है। अपने से एक वाला आगे का छोड़ के उसके आगे का प्रैक्टिस करना, या फिर अगर दो सौ का गैप है तो जस्ट नेक्स्ट वाला भी कर सकते हो। जैसे मेरी है कुछ 1690 के करीब में, तो मैं ये वाला भी अभी प्रैक्टिस करता हूँ, जो भी है। ज़्यादा तो नहीं कर पाता, पर हाँ रोज़ के एक दो कर लेता हूँ। कोड फोर्सेस पे मैं रोज़ एक सवाल कर लेता हूँ। और डीएसए के लिए अगर देखो किसी को सीपी में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो लीड कोड कहूँगा। लीड कोड बहुत सही प्लेटफॉर्म है उसके लिए। लीड कोड पे तुम जब प्रॉब्लम्स देखोगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़े इंटरव्यू बेस्ड ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा सीपी से इजी हो जाएगा लेवल आगे जाते जाते। स्टार्टिंग में तो दोनों ही चीज थोड़ी थोड़ी चैलेंजिंग लगेंगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आता है। और एकदम दोनों का अगर पीक देखोगे तो सीपी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। किसी को उतना ज्यादा नहीं घुसना है तो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सीपी कर ले, और फिर लीड कोड पे देख ले उससे क्या क्या बनता है। लीड कोड पे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि वहाँ सीपी में कभी नहीं पूछे जा सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने देखा एक लिंक लिस्ट का सवाल। लिंक लिस्ट मैंने सीपी में आज तक देखा ही नहीं था, पर ऑब्वियसली तुम लोग जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है ये इंटरव्यूज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉर्मली भी। तो जैसे लिंक लिस्ट का ये सवाल है, ये तुम्हें कोड कोड फोर्सेस पे या फिर कोड शेफ पे देखना मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। और जो मतलब वो मैंने बताया था सिलेबस, उसमें देखना लिंक लिस्ट वगैरह दिया होगा, क्योंकि ये डीएसए बेस्ड है थोड़ा। ये सब दिया होगा। तो डीएसए वर्सेस सीपी में बात तो ये है कि स्टार्टिंग में तो सब चीज़ सेम ही है। काफ़ी काफ़ी आगे तक बराबर की ही चीज़ें आएंगी। सीपी में बेसिकली तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग होगा ज़्यादा, और डीएसए में भी होगा, लेकिन मैं तो कहूँगा मतलब सीपी में तुम देखोगे कोई भी कॉन्टेस्ट, कोई सा कॉन्टेस्ट देख लेते हैं। कॉन्टेस्ट ठीक है, ये कॉन्टेस्ट है। तो इसमें देखो फर्स्ट प्रॉब्लम जो था वो बेसिकली था कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम मतलब तुम्हें खुद से इसमें एल्गोरिथम बनाना है। कोई ऐसा पर्टिकुलर पिछले मतलब प्री डिफाइंड एल्गोरिथम्स होते हैं ना कुछ कुछ, उन पे बेस नहीं है, एकदम नई चीज़ है, थोड़ा खुद से उसको बनाना है। तो वो चीज़ बनानी थी इसमें। तो ये लॉजिक का सवाल है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन बी पे आ जाते हैं, ऑलमोस्ट टर्नरी मैट्रिक्स सेम, ये भी लॉजिक का सवाल था, खुद से बनाना है। और क्वेश्चन सी पे आ जाते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? कॉम्बिनेट्रिक्स कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम, ये भी सेम लॉजिक बिल्डिंग का सवाल। और एक कॉन्टेस्ट में 3 सवाल हो जाना मतलब अभी अभी के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है, हम में से बहुत कम लोगों से होता है। डीवी डी में तुम्हारा देखो थोड़ा आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर और डीपी, लेकिन डी तक पहुंचने के लिए पहले एबीसी वाला बैरियर पार करना जरूरी है। ये बात हो गई कोड फोर्सेस की। कोड शेफ पे अगर डिवीजन 2 की बात करें तो compete में होगा क्या पुराने कॉन्टेस्ट? पास्ट कोडिंग स्टार्टर्स, अच्छा ये कल वाला था। चलो आओ पहले डिफ 4 ही देख लेते हैं। टैग्स इसके देख लेते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। इसके टैग्स
बेसिक मैथ्स मैथमेटिक्स देख रहे हो, ये सब लॉजिक बिल्डिंग के सवाल हैं। स्टार्टिंग में सब यही बेसिक मैथ मैथमेटिक्स, स्टार्टिंग में सब यही लॉजिक होता है। एंड पे जाते जाते तुम्हारा रिकर्शन वगैरह तक पहुंच जाता है थोड़ा सा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एंड एल्गोरिथम्स, ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम उसे कहते हैं जिसका तुम लॉजिक तो सोच लोगे, लेकिन उस लॉजिक को कोड में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कोडिंग वाला पार्ट उसमें अच्छा होना चाहिए वो चीज़ करने के लिए। क्या किसी ने कुछ लिखा है क्या? कोडिंग वाला पार्ट उसमें अच्छा होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आते आते, इसको एक तरह से रिकर्सिव तरीके से देख सकते थे, इस क्वेश्चन को, कॉपी पुश को। हो गया था, ठीक है। और सॉर और डिलेमा, हाँ ये ढंग का सवाल था, नहीं हुआ था ये। अच्छा, अच्छी खासी इसकी डिफिकल्टी रेटिंग है, इतनी अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके टैग्स देखते हैं थोड़ा। बिटवाइज ऑपरेशन, कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स, बिट मैनिपुलेशन, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि डिवीजन 4 के जितने भी सवाल थे, किसी में डेटा स्ट्रक्चर का बहुत तगड़ा यूज नहीं हुआ। डेटा स्ट्रक्चर की एक मैंने प्लेलिस्ट बताई थी मेरे को यार, क्या थी वो प्लेलिस्ट? हाँ, ये वाली मैंने बता के रखी थी तुम लोग को। अगर आप सर यू शुड ऑल, इसमें देखोगे कि काफी एंड तक तुम लोग को STL ही सिखाया गया है। STL बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी कहते हैं। जो मैं कह रहा था बात वेक्टर वगैरह का, वो सब STL का पार्ट है। वेक्टर, मैप और तुम्हारा सेट हो गया, मल्टी सेट हो गया, मल्टी मैप हो गया, इस सब के यूज तुम लोग देखोगे सीखोगे यहाँ से। तो जब तक ग्राफ थ्योरी इसमें नहीं आती है, उसके पहले का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ थ्योरी देखने कहाँ से शुरू हो रही है, ग्राफ ट्री, यानी शुरुआत के 80 वीडियो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर C++ तुम्हें लैंग्वेज आती है तो रिकमेंड करूंगा ये 80 वीडियो देख डालो, समझ के देख डालना। छुट्टी अभी पड़ी है तुम लोग के पास, देख सकते हो। और ये ऐसी चीज है जो कि जीवन में बहुत फायदा देने वाली है। नहीं करोगे तो बाद में करना ही है, एट एनी टाइम तुम्हें करना ही है। अभी से कर लोगे तो बाद में और नई चीजें सीख पाओगे, नया कुछ काम कर पाओगे। ये मैंने बता दिया। और टेम्पलेट में तुम्हें मतलब कैसे, टेम्पलेट मैं सोच रहा हूँ दे दूंगा तुम लोग को, या फिर अपलोड कर दूंगा कहीं पे, वहां से तुम लोग देख सकते हो। लेकिन अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस तुम लोग पहले ऐसे नॉर्मली कोड वगैरह लिख के कर लो, उसके बाद से तुम लोग टेम्पलेट पे आ सकते हो, ठीक है। और स्निपेट्स वगैरह बनाना तो नेक्स्ट बार में सीखेंगे। अभी और क्या कर सकते हैं? हाँ, ये सब था इसमें, मतलब तुम लोगों ने, अच्छा हाँ, एक और चीज दिखानी थी मुझे। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस की क्या पार्ट कहाँ होता है प्रॉब्लम का। यार ये ओल्डर वाला प्रॉब्लम पेज, इनपुट फॉर्मेट दिया होता है। देखो, कई शुरुआत में हमारे ईयर में लोग करते थे, तो काफ़ी लोगों को इनपुट आउटपुट लेना नहीं आता था, बहुत बकवास दिक्कतें होती थी। ये इनपुट वगैरह लाइन छोड़ छोड़ गए ना, लेकिन एक्चुअली लाइन छोड़ने से इसका कोई मतलब नहीं है। लाइन छोड़ना, स्पेस देना, ये सब सब बकवास चीज़ें हैं। सब ऑलरेडी सी इन सब संभाल लेता है, ठीक है। सी इन यहाँ पे मेरे मेन में टी का इनपुट लेता है, यानी टेस्ट केस जो कि फर्स्ट लाइन होती है। फर्स्ट लाइन 4 है, तो इसका इसने इनपुट लिया और फिर 4 बार लूप कराता है सॉल्व को, यानी मुझे बस एक टेस्ट केस के लिए सॉल्विंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। एक टेस्ट के लिए मैं पहले देख लेता हूँ क्या है। एक में n है, तो n मेरा इनपुट हो जा रहा है। उसके बाद से 4 नंबर है, यानी
1 से n तक लूप लगाऊंगा और अरे में एंटर कर लूंगा, वहीं कर रहा हूँ। 1 से n तक लूप लगाया, अरे 0 से n तक लूप लगाया मैंने, यानी लेस देन n तक, और फिर सब में इनपुट कर लिया है, a में मैंने डाल लिया है। तो वो बेसिकली देखो मैंने बस कोई ये सब लाइन छोड़ने वगैरह वाला झंझट कुछ नहीं था, बस सिंपली सी इन करता गया और लाइन से आता गया। नेक्स्ट बार में फिर वो सी इन n वो इस वाले 4 को लेगा। तो ये सब लाइन वगैरह वाले छोड़ना, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो सिंपल है, कुछ उससे मतलब नहीं है, बस सिंगल नंबर्स इनपुट करते जाना। कुछ क्वेश्चंस में तुम्हारे, अच्छा इसी में क्या था, स्ट्रिंग वाला था क्या इसमें? हाँ इसमें स्ट्रिंग वाला था। ठीक है, इसमें देखो तुम लोग की स्ट्रिंग का इनपुट है ए बी यू एफ। तो चाहो तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि स्ट्रिंग एस डिफाइन कर लो और एक बार स्ट्रिंग में इनपुट ले लो। ये भी सही तरीका है स्ट्रिंग इनपुट लेने का, लेकिन चाह रहे हो कि वो किसी अरे में स्टोर्ड हो, उसका हर कैरेक्टर इनपुट लेते टाइम से ही, तो यहाँ पे कैर सी एच मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो मैं सी एच में उस कैरेक्टर को ले लूंगा और सी मेरी वेक्टर ऑफ कैर अरेज है, यानी एक तरह से समझ सकते हो कि कैर का कैरेक्टर का अरे है, तो उसमें सी एच को पुश बैक कर दूंगा। तो पुश बैक डिफाइन कर रखा है मैंने पीपी से। तो ये एक तरह से एक अरे में उसका हर कैरेक्टर आ गया और वैसे पूरा स्ट्रिंग आ गया। तो ये स्ट्रिंग और नंबर्स लेने के इनपुट के तरीके हैं, ठीक है। और फिर तुम्हें एंड में आउटपुट एक प्रिंट करना रहता है, तो वहीं पे यस या नो कर दोगे तो उस हिसाब से प्रिंट हो जाता है, यस नो जो भी तुम्हारा होगा। अब आओ थोड़ा देख लेते हैं ये कंस्ट्रेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड होता है। तो अब से जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना कि कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 की पावर 8 ऑपरेशंस कर लेता है। कोई अच्छे कंप्यूटर होते हैं तो वो 10 की पावर 9 तक पहुंचा सकते हैं उसको, लेकिन ऑन एन एवरेज हम मान के चलेंगे कि एक कंप्यूटर 10 की पावर 8 ऑपरेशंस 1 सेकंड में कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 10 की पावर 5 हैं और n 10 की पावर 6 है, यानी हर टेस्ट केस में 10 की पावर 6 n हो सकते हैं, 6 तक n हो सकता है, यानी लूप वूप तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो तुम लोग देख सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा t और n को मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो t और n को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 11, यानी तुम्हारा हो गया कुछ 1000 सेकेंड। इतना ज़्यादा तो वेट तो होगा नहीं। तो यहाँ पे एंड में लिखा रहता है द सम ऑफ n अक्रॉस ऑल टेस्ट केसेस वोंट एक्सीड 10 की पावर 6, यानी 10 की पावर 11 हमने जो कैलकुलेट किया था उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 10 की पावर 6। तो जो भी मैं अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखूंगा वो 10 की पावर 6 को मद्देनजर रखते हुए लिखूंगा। एग्जाम्पल, अगर अगर ऐसे 10 की पावर मान लो कि दिया हुआ है 10 की पावर 4 दिया है, 4 नहीं यहाँ पे 3 लेते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 3। तो जो भी मैं कॉम्प्लेक्सिटी बना सकता हूँ इससे वो हो सकती है n स्क्वायर, यानी एक n का लूप और उसके बाद से उसमें भी n का लूप, यानी 2 n के लूप्स। तो टोटल पहुंच जाएगा मेरा 4 इंटू 10 की पावर 6 तक चला जाएगा, जो कि विद इन द लिमिट है, ठीक है, ये चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर 4 होता तो भी 10 की पावर 8 जाता, ये चीज़ वो भी अलाउड थी, ठीक है। लेकिन जैसे ये 10 की पावर 5 हो जाता है तो अब हम n स्क्वायर वाली अप्रोचेस नहीं यूज कर सकते। कोई हम एल्गोरिथम उसका सोच रहे हैं, इसका सोल्यूशन कोई सोच रहे हैं जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है तुम्हारी n स्क्वायर जा रही है, यानी एक n का लूप है उसके अंदर फिर एक और n का लूप है, तो वो अब जब कंस्ट्रेंट्स तुम देखोगे 10 की पावर 5 से बड़े हो गए तब, यानी 10 की पावर 4 से बड़े हो गए, तब वो अप्रोच नाइव अप्रोच हो जाएगी, उसको नहीं यूज करेंगे कभी, हमेशा वो टीएलई दे देगा। तो उस केस में हम केवल n log n अप्रोच यूज कर सकते हैं। log n में लोगों को डाउट होता होगा थोड़ा, लेकिन ये log बेस टू n होता है एक्चुअली। और ये चीज तुम लोग जानते होगे कि 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 10 की पावर, ठीक है, ये चीज होती है कंप्यूटर में एटलीस्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 की पावर 6 है ना यहाँ पे, तो यहाँ में 10 की पावर 6 अगर डाला मैंने तो वो हो जाएगा तुम्हारा 20, इसका आंसर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरा 20 और n तो तुम्हारा 10 की पावर 6 था, यानी 2 इंटू 10 की पावर 7, जो कि विद इन द लिमिट है।
ठीक है, समझ रहे हो, ये कंस्ट्रेंट वाला। अब यहीं अगर 10 की पावर 7 पहुंच गया, ये 10 की पावर अगर ये 7 पहुंच गया है, तब अब केवल n वाली अप्रोच यूज कर सकते हैं। अब log n भी इसमें नहीं लगा सकते। लगा के देख सकते हो अगर कोई अप्रोच और दिमाग में नहीं आ रहा है, लकी केसेस में टीएलई नहीं देता है, पर जो कि डिफाइंड है उसके हिसाब से एन के ऊपर जैसे ही बढ़ेगा टीएलई दे देगा। कुछ होता है कांस्टेंट टाइम लिमिट, जैसे अगर तुम्हें पता है कि लूप ये 32 बार ही चलने वाला है, तो उसको ओ ऑफ 1 कह देते हैं, वो काउंट नहीं होता। ठीक है, 32 बार ही अगर लूप चल रहा है, या फिर कोई तुम्हारा छोटा नंबर है, मान लो 8 बार चल रहा है लूप, इसको कॉम्प्लेक्सिटीज की 1 कह के इसको साइड हटा देते हैं। एन वेन जहां नहीं इन्वॉल्व रहता है उसको कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह देते हैं। तो एक तुम्हारे पास फाइल में कोई भी एक फोल्डर होना चाहिए प्रॉपर कॉम्पिटिटिव कोडिंग नाम का। उसमें मतलब ऐसे 3-4 फाइल बना लेना, ABCD, और 2 तो एटलीस्ट खोल ही लेना। ये मेरी टेम्पलेट है ओरिजिनल, और 2 एक बार में खोल के कोड टाइप कर करके वहीं पे सबमिट होता है कोड फोर्सेस में, मेरे ख्याल से कहाँ पे होता है, कोड फोर्सेस में यहाँ चूज फाइल करके सबमिट करना होता है, तो वो चीज़ करके सबमिट कर दोगे। और कोड फोर्सेस में तो एडिटर खुल जाता है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, तो एडिटर खोल के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना वो कोड। और सबमिट कर दोगे, रन करके सबमिट कर दोगे तो वो तो सबमिट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोड फोर्सेस एक प्रॉपर फाइल मांगता है। लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। लैंग्वेज में एक यशराज ने मुझसे शायद पूछा था डाउट कि C++ 14, 11 और 17 में क्या अंतर है, या 20 भी अब तो है इसमें। कोड शेफ पे मेरे ख्याल से नहीं देते हैं क्या 20। 17 दिया, 14 दिया, इसमें 11 भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो 14 और 17 ओके, 20 भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 17 बेस्ट है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो 20 में हैं, लेकिन मतलब वो 17 में भी हैं, लेकिन 14 में नहीं है। कुछ है जो 14 में है, 17 में है, 20 में नहीं है, तो 17 इज द बेसिकली ओवरलैप ऑफ बोथ ऑफ देम, सो 17 यूज करना बेस्ट है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है __GCD, इसको नहीं छेड़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हटाओ। इनबिल्ट फंक्शन होता है GCD निकालने का। GCD निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी है। नंबर बोल दो 72 और 9, ठीक है, 18 ले लेते हैं, चलो। ये बोल रहा है आइडेंटिफायर GCD इज अनडिफाइंड, मतलब कह रहा है एक तरह से मेरे को कि ये तो एरर है। क्यों? क्योंकि मेरा C++ 14 है, 14 में वो नहीं बोल रहा है, वो नहीं चल पा रहा है, लेकिन प्रिंट वो उसने कर दिया 18 18 18 18। प्रिंट उसने कर दिया क्योंकि मैंने सेट कर रखा है कि चल जाए चुपचाप, ज्यादा नौटंकी ना बताए वो। ये चीज तुम चलाओगे वहां पे कंपाइलर में तो भी चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा लेकिन, तो क्या कुछ दिक्कत दे सकता है क्या? देनी तो नहीं चाहिए। टेस्ट केस मुझे बताने पड़ेंगे 2, मान लो एक बार 2 दे दिया, चलो 2 दे दिया, हाँ 18 18 आ गया, ठीक है जो भी है। बेसिकली मैंने कोई तो सेटिंग ऐसे ऑफ कर रखी थी कि अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो उस पर ध्यान ना दो, कोड चला दो मेरा। एरर आ रहा है तो एरर आने दो, ऐसे प्रॉब्लम आई रहेगी कोई तो वो चलता नहीं है। इज अनडिफाइंड इन 20, C++ 20 में ये चीज़ अनडिफाइंड है ना। ये बेसिकली 14 और 17 का फंक्शन है, __GCD। ये 20 में GCD बन चुका है, ठीक है। 20 में मैंने GCD कर दिया, लेकिन मेरे में तो 14 है ना, तो वो नहीं चलना चाहिए, वो एरर दे देगा कुछ, तो देखो उसने बोल दिया। अब यही फायदा है कि 20 में GCD है, 14 में __GCD है, लेकिन 17 में दोनों चलता है। तो 17 अच्छा है, ये मैं इस तरह से बताना चाह रहा था। कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि
ऐसे ही चीज देंगे। और वही है कि तुम लोग नंबर थ्योरी कर लेना। हाँ जी सर, नंबर थ्योरी कर लेना, इसने बता रखा है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। नंबर थ्योरी कर लोगे तुम लोग, बाइनरी सर्च कर लेना, ग्रीडी कर लेना, और बिटवाइज में अब चले जाना। मेरे ख्याल से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स आएगा तुम लोग में शायद थर्ड या फोर्थ, नहीं फोर्थ सेम में ही है मेरे ख्याल से। तो फोर्थ सेम में आएगा, उसमें तो तुम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, तो अभी से ही पढ़ रखोगे तो प्रोग्रामिंग में भी फायदा देगा वो चीज़। और हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ है, जानना चाहिए। बिट मैनिपुलेशन होता है मैम मेनली उसमें, बाइनरी वगैरह से खेलना सीख जाते हैं। उसने पढ़ा रखा है, इसने बिट मैनिपुलेशन ठीक ठाक इसने पढ़ा रखा था। हाँ, बिट मैनिपुलेशन ट्रिक्स प्लेइंग विद बिट्स। ठीक है, ये सब तो चीज़ें हैं जो हैं। अब अनम्यूट करके पूछ लो, अभी तक में कुछ भी जो भी डाउट था, अगर कुछ भी छोटा सा भी था तो पूछ लो। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ फिर से सुनना है, कुछ जानना है। माँ का फोन। नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बस सुन रहे हो तुम लोग। सर एक चीज पूछना था, पूछो पूछो। जैसे जावा में जीसीटी निकालेंगे तो उसका कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा क्योंकि उस पर तो इनबिल्ट फंक्शन है नहीं। अच्छा हाँ, ये तुमको लगेगा कि ये तो चीटिंग है जावा के साथ। जावा में लॉगिन में निकलेगा, यूक्लिड्स एल्गोरिथम से निकलता है यस सर। जीसीडी, वो लेता है लॉगिन टाइम। तो सर इसमें भी मतलब टाइम ये उतना ही ये लेगा लॉगिन कि? लॉगिन टाइम ये भी लेता है, जीसीडी यहाँ भी लॉगिन टाइम ही लेता है, ठीक है। ठीक। वो वैसी मतलब कोई चीटिंग नहीं हो रही है किसी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल एक और चीज है, बाइनरी सर्च है ना। ये अरे मेरी हो गई ए नाम की, अब इसमें मैं बाइनरी सर्च करूंगा। बाइनरी सर्च फंक्शन होता है फर्स्ट लास्ट तो ऑल ऑफ ए कॉमा लो 15 सर्च करना है मुझे। ऑल ऑफ ए बेसिकली है ए डॉट बिगिन और ए डॉट एंड, जो कि यहाँ पे मैंने कहीं ऊपर डिफाइन कर रखा है। ऑल ऑफ एक्स इज एक्स डॉट बिगिन एंड एक्स डॉट एंड। कहाँ से कहाँ तक सर्च करना है वो मैंने यहाँ पे दिया। और हाँ, ये मतलब मेरी टेम्पलेट नहीं है, मैंने भी कहीं से उठाई ही थी, लेकिन इसको अपने हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है मैंने, काफ़ी फ्रेंडली बना दिया है। ग्राफ वगैरह मैं नया सीख रहा था तो मैंने थोड़ा ऐसे कमेंट वगैरह भी डाल दिए, जब मैं सीख रहा था 1 डेढ़ महीने पहले। तो वो तो चीज़ है, ये मैं दे दूंगा ये टेम्पलेट। और कुछ स्निपेट्स वगैरह हैं वो थोड़ा बाद में सीखेंगे। तो ये बाइनरी सर्च देख रहे हैं, जैसे ये इनबिल्ट फंक्शन है, तो ए में ये 15 खोजेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये तो ओवन में खोज दिया इसने। जावा वगैरह में तो ओ ऑफ लॉगिन लगेगा, यहाँ भी ओ ऑफ लॉगिन ही लगेगा। जावा में मेरे ख्याल से होता है, नहीं होता है क्या फंक्शन? जावा दिक्कत ये है कि मैंने बस 12th क्लास लायक पढ़ा है, उसमें इनबिल्ट फंक्शन पे उतना ध्यान व्यान नहीं देते थे, वो तो खुद ही फंक्शन लिखवाते थे। आईसीएससी बोर्ड में सब चीज़ खुद से लिखने पे बेटर कहते थे वो लोग। बोर्ड ओरिएंटेड था वो तो थोड़ा। ठीक है, मेरे ख्याल से कंस्ट्रेंट वगैरह पे कोई, अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या किसी को कोई दिक्कत आती है क्या, कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ ऐसा कुछ पूछना चाहता है कोई तो पूछ लो। सर जैसे जावा में कभी कभी NZEC आ जाता है, वो पता है क्या? क्या आ जाता है? NZEC। नहीं पता यार मेरे को, वो स्टैक ओवरफ्लो पे देख लेना। ZEC एरर इन पाइथन, इसका जावा वाला पार्ट देख लेना तुम, वो तो देख ही सकते हो खुद से। जावा में देखो यार, मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सी प्लस प्लस ही ठीक से आती है बस, थोड़ी थोड़ी ही कहूँगा, क्योंकि नहीं बनते अभी ऊपर के सवाल ज़्यादा। जैसे अगर क्या क्या बोलने जा रहा था मैं? हाँ, तुम लोग ने दिया था ना ये, तो इसमें मतलब कहाँ तक कौन कौन किया था?
फिर वही लास्ट 3 मतलब लग रहा था टफ, सिमिलर एड्स, कॉपी इन पुशबैक और एक्स और डिलेमा। अच्छा, बाकी सारे कर लिए थे तुमने, ऐसे दिख जाएगा ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं देखते हैं। हाँ सर, वो एंड सॉर्टेड का वही था, लॉजिक आ गया था लास्ट में, कोड का दिक्कत था, वो हो जाएगा, बट वही लास्ट 3 एकदम नहीं समझ में आता। अच्छा, ठीक है। और लोग ठीक है, और लोग का वैसे मैंने देखा था खोल के, तो रैंक लिस्ट देखी थी किसने कहाँ कहाँ तक किया था। मेरे ख्याल से बेस्ट तो शायद नीलेश ने किया था, काफी इसने आगे तक कर लिया था। एंड सॉर्टेड तो किया था उसने, सिमिलर हाइट्स भी कर लिया था शायद। और ठीक है। अ, तो हाँ, तो बेसिकली ग्रुप का पर्पस ये है ना कि ग्रुप ऐसे मत समझो कि सीनियर हैं तो कुछ ऐसे सिली डाउट नहीं पूछ सकते, कुछ भी सब पूछ सकते हो तुम लोग। बस इसलिए ग्रुप बना है मेनली कि सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग एक साथ आ जाएं और तुम लोग अपना सीखते रहो साथ ही में। सब डाउट वगैरह एक साथ मिलके सॉल्व करोगे, किसी भी मतलब जैसे नहीं बन रहा कोई सवाल तो आफ्टर द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट के बीच में तो बिल्कुल नहीं, आफ्टर द कॉन्टेस्ट पूछ सकते हो कि मतलब हाँ कि ये कैसे, सॉरी कुछ और सोच रहा था, हाँ ये कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये कैसे सॉल्व किया तुमने, या फिर मतलब इसमें क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं, कुछ इसका बेटर अप्रोच किसी के पास हो तो लोग ऐसे शेयर करेंगे। तो एट द एंड तुम्हें एक मतलब बहुत अच्छा अप्रोच मिल जाएगा। अगर किसी से नहीं सॉल्व हुआ है तो ऑब्वियसली वो होता है तुम्हारा क्या सॉल्यूशन होता है इसका। लेकिन सॉल्यूशन में थोड़ी हवाबाजी हो जाती है, उतने ढंग से ये लोग अगर कहीं नहीं समझाया गया है तो मेरे ख्याल से दोस्त वगैरह उसमें ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। हम लोग का तो जो है मेरे ईयर से जो 4-5 लड़कों का ग्रुप है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्टेस्ट के बाद। और एक और इश्यू है जो कि यहाँ पे मैं रेज करना चाहूँगा। हाँ देखो, तुम्हें अपनी पूरी ईमानदारी से हर कॉन्टेस्ट देना है। कहीं से भी कुछ ऐसा मत सोचना कि किसी का कोड कॉपी कर लूँ, कहीं से चीटिंग कर लूँ। टेलीग्राम पे सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे ऐसे किसी रैंडम ग्रुप में चले जाओगे तुम लोग तो वहाँ सोल्यूशन मिल जाएंगे ये वो, लेकिन उससे तुम्हारा जीरो ग्रोथ होगा। और तुम्हारे बैचमेट्स या फिर कोई भी जो भी मतलब तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा, अगर सोल्यूशन देखेगा तुम्हारे खोल के तो उसे पता चल जाता है, तो फिर अपनी ही इज्जत उससे कम होती है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। खुद से अगर खुद से अगर बस ये 2 सवाल भी बन रहे हैं ना तो वो बेटर है कि चीटिंग करके तुम 5-6 बनाओ, ठीक है। खुद से 2 करने वालों की इज्जत चीटिंग करके 5 करने वालों से ज्यादा होती है, तो चीटिंग कभी मत करना। ये एक बात मैं कह देता हूँ कि हाँ मतलब उसमें तुम्हारा ही लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है उसमें, तुम्हारी मतलब तुम्हारी इज्जत डाउन होगी, तुम खुद से कुछ सीख नहीं पा रहे हो, तुम बार बार जाके कोड कॉपी कर ले रहे हो, और एग्जैक्ट सेम कोड कॉपी कर दोगे तो ऐसे रेटिंग गिर जाती है बहुत, कुछ 275 रेटिंग गिर जाती है सीधे अगर कॉपी कोड मिल गया तो। और वहाँ पे ट्रायंगल आ जाता है ऐसे कि चीटिंग करी है तुमने ये वो। तो कोड कभी मत कहीं से कॉपी करना, खुद की ईमानदारी से जितना दे पाना देना, ठीक है। ये एक बात हो गई। ये ही मतलब मेन है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। शुरुआत से ही कोई परफेक्ट नहीं होता। जो मतलब तुम लोग में बेटर भी कर रहे हैं वो भी देख लोगे कि कुछ हद तक ही बेटर कर पा रहे हैं। एक सबका एक लिमिट होता है तो उसी को क्रॉस करना है और उसी से मतलब खुद को बेटर उससे बनाना है, उस लिमिट से आगे जाना है। जैसे आज मान लो जिस देव ने जैसे कहा कि एंड सॉर्टेड तक उसने लॉजिक सोचा था, तो जब वो ऐसे 1-2 कॉन्टेस्ट देगा, सॉल्व करेगा चीज़ें, तुम लोग भी मतलब ऐसे सॉल्व करोगे, देखोगे एंड सॉर्टेड की डिफिकल्टी देखते हैं क्या है। एंड सॉर्टेड की है 1049। तो जब तुम सॉल्व करोगे उस रेंज के सवाल,
1100 तक के, 1100 से 1200 या फिर 1000 से 1200 तक के सवाल करोगे तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट तुम उनसे कंफर्टेबल हो जाओगे और अपना लेवल बढ़ा पाओगे। तो प्रैक्टिस करते करते ही आनी है ये सब चीज़ें। तो स्टार्टिंग से ही ऐसा मतलब ये मत कर दो कि अरे भाई मेरी तो रेटिंग बढ़ जाएगी, चीटिंग कर लूँगा थोड़ी सी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रॉन्ग सबमिशन नहीं आने चाहिए प्रोफाइल पे, ये वो। मेरा अकाउंट देख लेते हैं, आधे से ज़्यादा ग्राफ दिख रहा होगा रॉन्ग सोल्यूशन का, रॉन्ग आंसर। मैं बहुत रॉन्ग आंसर देता हूँ। तो कॉन्टेस्ट में यहाँ पे तो बच जाता हूँ। देखो जैसे हाइट्स के लिए कुछ मैंने 3 रॉन्ग सबमिशन किए, तब उसके बाद वाला सही हुआ था। बहुत जल्दी जल्दी में मैं रहता हूँ कि जल्दी कर दूँ जल्दी कर दूँ, तो उस चक्कर में गलत हो जाता है थोड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, सेम चीज़ अगर मैं कोड फोर्सेस पे ट्राई करूँगा ना तो यहाँ पे बैंड बच जाती है। यहाँ पे सोल्यूशन रॉन्ग हुआ तो -50 पॉइंट लग जाते हैं एक बार के। तो जैसे यहाँ मैंने जिस फ्रीडम से सॉल्व करा था, जैसे कॉपी पुश करने के लिए मैंने 3 गलत किए थे, तो अगर 500 पॉइंट होते कॉपी पुश के तो 150 तो ऐसे ही गए, टाइम के जो गए सो अलग गए। तो एक और चीज़ है जो कि अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट करूँ, तुम लोग भी करना, कि जब भी कोई सोल्यूशन सोचो तो उसको प्रूव कर लिया करो कि हाँ ये हर टेस्ट केस में सही चलने वाला है। काउंटर टेस्ट केसेस सोचो कि किस केस में मेरा नहीं चलेगा, फिर उसके हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करो उस प्रोग्राम को। ऐसे 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 करके करना, एक ही बात सीधे जंप द गन नहीं कि बस मेरा तो ये तो पास हो गया, एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया, पास कर दिया टेस्ट केस तो ये तो सही है तो अपलोड कर देता हूँ। नहीं, वो टेस्ट केस वो लोग देते ही हैं थोड़ी ट्रिकी, तो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और वो करो। एक सिमिलर हाइट्स में मैं बताने जा रहा था, क्या बताने जा रहा था, जैसे ये हाइट्स का सवाल है, इसमें इन्होंने दिया है कि नहीं पढ़ा किसी ने क्वेश्चन तो बता देता हूँ क्या करना है। कि ये कई सारे स्टूडेंट्स की हाइट दी रहेगी और ऐसा करना है, मतलब कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट बढ़ा सकते हो। तो इतने नंबर ऑफ मिनिमम इतने नंबर ऑफ की स्टूडेंट्स की हाइट बढ़ानी है कि कोई भी स्टूडेंट अकेला ना रह जाए उस सेम हाइट का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ 2 2 2 है, एक अकेला 1 है तो एक की बढ़ा दूंगा। यहाँ सब मतलब एटलीस्ट 2 तो हैं, यहाँ 2 2 के 2 हैं, 1 1 के 1 है तो यहाँ 0 बढ़ाऊंगा। यहाँ सब बराबर है तो 0 बढ़ा। तो अगर बस इस पे पास हो गया तो जरूरी नहीं है कि सब पे चलेगा, क्योंकि ये इसने मतलब परेशान कर दिया था। जैसे मैंने वो पास होते ही मैंने सबमिट कर दिया था, तो देखोगे कि एक में उसने रॉन्ग आंसर दे दिया। फिर मैंने सोचा क्या हो सकता है ऐसा केस, फिर मेरे दिमाग में आया 655। इसमें मैं 6 की घटा नहीं सकता हूँ ना, तो मुझे 5 की बढ़ानी पड़ेगी, यानी 2 की बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस अजीब हो जाएंगे। तो फिर मैंने 655 के लिए उसको किया, ऑप्टिमाइज किया, फिर चलाया। तो बस इस वाले में करेक्ट दे दिया, बाकी सब में रॉन्ग दे दिया। तो मैं एक बस इफ एल्स कंडीशन जो कि थी मेरी, वो ढंग से काम नहीं कर रही थी। तो एक बार में क्या हो रहा था कि नीचे वाले बाकी सारे सही हो जा रहे थे, और एक बार क्या हो रहा था कि अ, बस वो वाला सही हो रहा था। तो ऐसे 4 5 बार हुआ। काफी काफी देर तक मतलब ऐसे सेम ऑर्डर चला है कि एक बार फोर्थ नहीं पास हुआ है, एक बार केवल फोर्थ पास हुआ है, नहीं पास हुआ है केवल फोर्थ। उसके बाद से फिर जाके देखा मैंने, बाद में नोटिस किया कि वो एल्स कंडीशन मुझे ढंग से लगानी है। तो वो मैंने किया। उसके बाद अब यही मैं सेम ब्लंडर नहीं कर सकता था कोड फोर्सेस पे, इतनी फ्रीडम नहीं है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगा करना पड़ता है ना। ये सब चीज़ें हैं यहाँ भी, मतलब सेम तरीके का इनपुट वगैरह का रहता है। एन अक्रॉस ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 10,000, यानी 10 की पावर 4, यानी ये एन स्क्वायर अप्रोच इसमें अलाउड होगी इस क्वेश्चन में, ये कहना चाह रहा है। तो ऊपर का टी एन देखने का मतलब नहीं है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करने में। यहाँ देखो फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट नंबर ऑफ परम्यूटेशन टोकन मॉडुलो इतना। तो यहाँ देख सकते हो मॉडुलो का मैंने जो बताया था नंबर वही है, 10 की पावर 9+1, मॉड 10 की पावर 9+1। और जब नंबर थ्योरी में जाओगे तो धीरे धीरे तुम लोग देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो कि
डिफाइंड होती हैं तो वैसे चलना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल करके दिखाता हूँ, पावर ऑफ 10, 10 को 10 की पावर रेज कर देते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो कुछ बहुत अजीब सा आया है, 1E9 नहीं आया है ना। 1E10 उसको सीधे सीधे प्रिंट कर देना चाहिए था, लेकिन ये कुछ तो अजीब सा इसने प्रिंट किया है, जो कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर फंक्शन को हम लोग इस पे यकीन नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यूज देने का, है ना। तो इसके लिए खुद से फंक्शन बनाना पड़ता है। बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन एक मेथड होता है, खुद से एक फंक्शन बनाना पड़ता है। mpow जैसे मेरा एक मेथड है mpow, ये क्या करता है कि मॉडुलो भी तुम्हारा रिटर्न कर देता है। मॉडुलो, तो अभी इसको मॉडुलो तो नहीं रिटर्न करना है हमें, तो कुछ ऐसा रखते हैं, 10⁸ टाइप्स रख लेते हैं। तो वो सीधे सीधे 10⁸ इतनी बार उसने प्रिंट कर दिया है ना। 1 2 3 4 4, यहाँ इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कई सारी, वो तुम पढ़ोगे तो वो लोग मतलब बता देंगे, वो लोग बेटर बता सकते हैं जो लोग ऑलरेडी पढ़ा वढ़ा रहे हैं। जैसे ये लव हो गया, फिर जावा वाले लोग के लिए तो ये बेस्ट है, कुणाल कुशवाहा मेरे हिसाब से ये ठीक पढ़ाता है, अच्छा खासा पढ़ाता है। इसका मैंने देखा हुआ इन रिसर्च वगैरह का वीडियो, मुझे पसंद आया। और सी प्लस प्लस के लिए बाकी थोड़ा बेसिक का और है, ये मैं शेयर कर दूंगा, अपनी टेम्पलेट शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी टेम्पलेट में तुम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि क्या क्या है। तो अगर जानना है कि टेम्पलेट में क्या क्या है, तो जो भी लास्ट सेशन रहेगा इंस्पिरेशन का, उसमें समझा दूंगा। क्योंकि तब तक तुम लोग थोड़ा मतलब सी प्लस प्लस ऐसे सीख लो, देख देख के समझ सकते हो कि ये एम्पा फंक्शन है, ये पावर कर देता है बेस को, एक्सपोनेंशियल की पावर मॉडुलो समथिंग कर देता है। ये क्लियर, ये ग्राफ क्लियर करने के लिए, ये इनपुट ऑफ ग्राफ लेने के लिए है, ये ग्राफ पे डीएफएस लगाने के लिए। सब चीज़ें पढ़ोगे तो समझ में आएंगी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा फॉर लूप है, लेकिन इसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लिखने से बचा लिया है। कि मैं कोई ऐसे आई एक वेरिएबल डालूंगा, फिर के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। अब ये 0 से स्टार्ट होकर n तक जा सकता है, 9 से स्टार्ट होकर n तक जा सकता है, या फिर अगर n की जगह मैं 0 डाल दूं और k की जगह n डाल दूं तो n से 0 आ सकता है। क्योंकि ऐसे लिखा ही गया है ये कि कुछ केस में ये -1 होगा आई, कुछ केस में प्लस प्लस होता जाएगा, कुछ केस में माइनस माइनस होता जाएगा। बेसिकली के अगर छोटा है n से तो आई प्लस प्लस होगा, और के बड़ा है n से तो आई माइनस माइनस होगा। वो समझ जाओगे तुम लोग अगर बाद में उसको ध्यान से देखोगे या समझोगे तो। और कुछ पूछना है तुम लोग? कोई भी बेसिक डाउट की लैंग्वेज में भी कोई अगर प्रॉब्लम हो सी प्लस प्लस में, या फिर कुछ भी? सर वो सब जो शीट्स आता है ऑनलाइन यूट्यूब पर, जैसे डीएसए शीट और ये सब, तो वो सब अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी नहीं करना चाहिए भाई। डीएसए शीट मेरे ख्याल से, डीएसए शीट नहीं ज़रूरी है। क्यों नहीं ज़रूरी है? क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे मैंने, मेरे ख्याल से डीएसए शीट की बात कर रहे हो तो लव बब्बर का या तो शायद वीडियो देखा होगा शायद से। हाँ सर, लव बब्बर और स्ट्राइवर का शायद से एक आता है। स्ट्राइवर और लव बब्बर का, ठीक है, मतलब मैंने भी देख रखा है। क्यों? क्योंकि 1 साल से ज़्यादा से हूँ कॉलेज में, तो जो तुम लोग देख रहे हो उसमें से काफ़ी पार्ट मैंने देख रखा है, तो समझा है चीज़ों को। और यही निष्कर्ष उसका निकल रहा है कि लीड कोड इज मोर देन एनफ फॉर डीएसए। कोई डीएसए शीट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसने एक CSES प्रॉब्लम सेट इसने दे रखा था। इसने देखो प्रैक्टिस के लिए CSES प्रॉब्लम सेट वगैरह काफ़ी 1 2 जगह इसने बता रखा है। तो ये प्रॉब्लम सेट भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तुम्हारी बेसिकली। एक सेकंड को दिखाता हूँ, किसका, किसी अच्छे बंदे का रिज्यूमे वगैरह, चलो छोड़ो, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को कि किसका रिज्यूमे था वो। लेकिन हाँ, रिज्यूमे में ही एट द एंड तुम्हें डालने हैं ये सब चीज़ें। तो जैसे अगर रिज्यूमे में डालोगे तो ये तो नहीं लिखोगे ना कि मैंने इस डीएसए शीट में से इतने सारे सवाल किए। उससे अच्छा तुम अपनी कोडिंग प्रोफाइल की लिंक्स दे दोगे, बोल दोगे कि मैंने मतलब वो दिख जाएगा साफ साफ कि इसने इतने प्रॉब्लम्स यहाँ पे किए हैं, ठीक है। और लीड कोड की प्रोफाइल दे दोगे, लीड कोड की अच्छी प्रोफाइल
मतलब देना माना जाता है। यहाँ पे इजी, मीडियम और हार्ड बता देता है कि किस कितने सवाल किए हैं इस बंदे ने। जैसे बस एक इजी किया है मैंने अभी तक, तो मीडियम 0 हार्ड 0 वो दिखा देगा, क्योंकि इस पे मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ। अभी मैंने परसों स्टार्ट किया था लीड कोड, बट हाँ यही सोच समझ के किया है, काफ़ी जगह देख के किया है। लीड कोड रेज्यूमे में डालोगे तो तगड़ी बात होती है। अगर तुम्हारे कुछ 300 से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व है, ये नहीं कि 300 इजी पे हमारे रखे हैं, मीडियम उसमें होने चाहिए कम से कम 100-150, हार्ड कम से कम 40-50 होने चाहिए, कुछ ऐसा, मतलब अच्छा नंबर होना चाहिए। ये जो इसमें पार्ट होता है वो अच्छा होता है। जीएफजी पे किसी को करने का मन है, जीएफजी पे कर सकता है। जीएफजी पे भी मतलब उसकी भी कोडिंग प्रोफाइल डाल सकते हो। एट द एंड तुम्हें दिखाना है एक तरह से कि तुमने इतने सारे सवाल किए हैं और तुम्हारा कुछ तो मतलब रेटिंग यहाँ तक है। ये तो बकवास रेटिंग है मेरी, ठीक है। ये कम से कम अगर पर्पल वर्पल हो जाओगे कैंडिडेट मास्टर तो अच्छा माना जाएगा। रेज्यूमे पे डालोगे तो लोग भाव देंगे उस रेज्यूमे को। इससे हेल्प मिलेगी तुम्हें रेफरल वगैरह में, जो कि मैंने फर्स्ट डे भी कहा था, वो यही सब देख के मिलती है। ठीक है, और पूछो। और कुछ भी? और सर ये स्ट्रिंग्स वाला क्वेश्चन, जैसे स्ट्रिंग वाला बना नहीं था तो, और जनरली नहीं बनता स्ट्रिंग का क्वेश्चन तो। हाँ यार, तो जनरली नहीं बनता तो उसका तो यही उपाय है कि पहले तो ये डिसाइड कर लो कि उस स्ट्रिंग में मतलब अ, कैसे तुम्हें इनपुट कैसे ढंग से लेना है। स्ट्रिंग का मतलब या तो स्ट्रिंग ही में ले लो, या स्ट्रिंग ही में लेना है, या फिर मतलब उसको कैरेक्टर अरे में लेना है। ये सब बेसिक चीज़ें डिसाइड करो। उसके बाद से ऐसे वीडियो वगैरह देख लो यूट्यूब वगैरह पे, थोड़े बहुत बता दूंगा मैं वो। और एट द एंड तो तुम्हें मतलब प्रैक्टिस खुद ही से करनी है। वीडियो में वो बंदा केवल 2-3 एग्जांपल देके बताएगा, उस 2-3 एग्जांपल से ही नींव बनेगी। उसके बाद से ही तुम प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करोगे तो तुम्हें फिर दिखेगा कि अरे हाँ ये प्रॉब्लम में तो ऐसा अप्रोच लग रहा है, उसको कहीं नोट डाउन कर लिया। ठीक है, ऐसे ही नोट डाउन करते गए, एक पर्टिकुलर एक कॉपी बना ली, उसमें अपने अप्रोचेस लिखते गए। कभी कभार जैसे कोई अच्छा सवाल लगा कि अरे इसमें ये वाला मेथड तो इसने अच्छा यूज, इसमें ये वाला मेथड यूज हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा सोचने में, अभी लिख लेता हूँ, ताकि मतलब बाद में कभी ऐसा इतना ज़्यादा ना सोचना पड़े। वैसा सवाल मैं देखूँ तो दिमाग में मुझे तुरंत क्लिक कर दे कि ये है। चलो बताओ आगे। और बाकी लोग भी पूछ सकते हो यार, बहुत चुप रहते हो तुम लोग। कभी कभार ये होता है कि जैसे लीड कोड पे अगर कोई क्वेश्चन है हाँ तो उसको क्या है कि वैसे प्रॉपर प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन वहां जैसे फॉर्मेट में दिया होता है कि फंक्शन वगैरह दे रखे होते हैं, उसमें नहीं बन पाता वैसे तरीके से। अच्छा, हाँ ये एक लीड कोड में ये तो नई चीज़ मुझे खुद लग रही है। सवाल वगैरह देख रहा हूँ मैं तो कि केवल फंक्शन बनाने वहाँ पे, वैसे पूरा प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन जैसे वो फंक्शन देते हैं तो उसमें मतलब उस हिसाब से नहीं बन पाता। उस हिसाब से नहीं बन पाता, तो फिर वही बात आ जाएगी कि प्रैक्टिस के बाद ही बनेगा। लेकिन ठीक है, उसके लिए मतलब मैं तो खुद अभी इसमें नया हूँ, तो इसमें मैं ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता। लोकेश कुछ बता सकते हो तो बता दो। लोकेश हो क्या मीटिंग में? है क्या लोकेश? लोकेश, हाँ एक एक मिनट, एक मिनट। हाँ बता दो भाई। लोकेश करता है लीड कोड पे थोड़ा, उसने भी नया ही स्टार्ट किया है, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा किया है उसने, तो बता सकता है। देखो, म्यूट हो गया भाई, ऑन कर लो माइक। लोकेश, हेलो। कोई टेक्निकल इशू उसके एंड पे, वो जब रिटर्न होगा तो इस सवाल का जवाब देगा। तब तक और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। अरे मैं तब से बोल रहा था, माइक ही ऑफ ऑफ था। एक मिनट, मैं ये बोल रहा था कि करते करते ही आएगा तुम्हें। थोड़ी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भी थोड़ी नॉलेज होनी पड़ेगी लीड कोड करने के लिए,
कि तभी तुम्हें पता चलेगा कि वेक्टर ऑफ वेक्टर है। तो ये मतलब लीड कोड पे ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं कि तुम्हें कोई फंक्शन, सारा इनपुट उन्होंने दिया हुआ है, आउटपुट वो अपने आप देंगे, सिर्फ तुम्हें फंक्शन देंगे और उन्हें फंक्शन का रिटर्न टाइप देना होता है। या तो फिर 2D मैट्रिक्स रिटर्न करो, या तो तुम किसी ट्री का नोड रिटर्न कर दो, या लिंक्ड लिस्ट का नोड रिटर्न कर दो। तो ऐसे रिटर्न करना होता है। तो उसके लिए पहले तो तुम्हें या तो एसटीएल पढ़नी पड़ेगी, एसटीएल पढ़ने के बाद फिर तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग से थोड़ा सा अलग है। वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ने के बाद फिर तुम उस क्वेश्चंस को करते हो। तो कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा सा अलग है। तो पहले तो तुम कॉम्पिटिटिव से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी तो तुमने थर्ड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ा भी नहीं है। तो वो पढ़ लोगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आएगा। तो पहले तुम एरे स्ट्रिंग्स, बिट मैनिपुलेशन, ग्रीडी, यही क्वेश्चंस कर सकते हो, और वो धीरे 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 आएगा। वो ऐसे एकदम से नहीं आ पाएगा। ठीक है। ठीक है भाई। किसी को आज मतलब क्या और कुछ तुम लोग चाहते हो क्या कि और कवर करूं, या फिर आज तो मेरे ख्याल से 1 घंटा काफी हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बस यही है कि खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा तुम्हें। मतलब चीटिंग करने की वो मन में बिल्कुल भी 1% होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद दिक्कत ये होगी ना कि एक कॉन्टेस्ट में तुम चीटिंग कर लोगे, थोड़ी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी कि हाँ देख लेता हूँ ना, थोड़ा सा ही तो देख रहा हूँ, क्या ही गलत कर रहा हूँ मैं। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते तुम्हारी आदत डेवलप हो जाएगी, और फिर तुम बिल्कुल भी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम अगली बार जैसे कभी भी उसको ना करने की सोचोगे ना, तो तुम्हारा मन कहेगा कि कर ही लेता हूँ ना, क्या जा रहा है, गलत नहीं है ये सब। तो फिर तुम्हारा मन ऐसे डेवलप हो जाएगा कि तुम्हें चीटिंग की आदत लग जाएगी। तो वो नहीं करना है। और एक और बात है कि सही ढंग से चीज़ों को पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि एक बार दीवार सीधी खींचती है तो वो बहुत मजबूत रहती है। और मतलब एक बार तुम गलत ढंग से पढ़ोगे, या फिर थोड़ा सा इधर से थोड़ा। और एक और बात है कि जैसे लव की प्लेलिस्ट तुम फॉलो कर रहे हो, तो सिर्फ लव की प्लेलिस्ट फॉलो करो। मतलब एक बार एक चीज को स्टार्ट करो तो उसको खत्म जरूर करना। नहीं तो ये होता है कि थोड़ा सा इधर से कर लिया, थोड़ा सा इधर से कर लिया। जैसे जेई के टाइम नहीं होता था कि थोड़ी सी ये फिजिक्स की 4-5 बुक्स ले आए, थोड़े से क्वेश्चन इससे कर लिए, थोड़े से क्वेश्चन इससे कर लिए, सबके थोड़े थोड़े कर लिए, लेकिन पूरा एक किसी को भी नहीं किया। तो इसीलिए उस चैप्टर में अपनी पकड़ नहीं रहती थी। तो इसीलिए एक चीज को स्टार्ट कर लो तो उस चीज को पूरा कर लेना। मतलब जैसे 80 वीडियोस तक बताया, तो मतलब वो देख लेना। उसके बाद किसी और चीज को फॉलो करना। जैसे ये यही रहेगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक चीज पूरी जैसे कभी तुमने पेयर्स पढ़ लिया, वेक्टर्स नहीं पढ़ा, या फिर वेक्टर पढ़ लिया तो मैप नहीं पढ़ा, तो दिक्कत आती है। हमने भी यही गलती की थी, इसलिए हमें बता रहे हैं। मतलब मैंने तो की थी, और को नहीं पता। तो तुम्हें एक चीज पूरी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ूंगा उसके बाद ही क्वेश्चंस करूंगा, क्वेश्चंस भी करता रहूंगा, लेकिन एक चीज को पूरा खत्म करके फिर ही छोड़ूंगा। ठीक है, तुम लोग इतना एंड तक सुन लिए तो एक और बात बता दूं, मेरे मन में आया ये चीज कि इतनी खतरनाक अगर किसी को लग रही होंगी ये चीजें, तो देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे खतरनाक नहीं है, ये है बहुत सिंपल। बस तुम लोग को अगर अभी पता नहीं है चीजें, तो उस हिसाब से ये सब थोड़ा डरावना लग रहा होगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ किसी को उतना ज्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा ये सब क्या है। धीरे धीरे ही आएगा वो सब। ये सब देख कैसे घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे भाई इतना ज्यादा करना पड़ेगा क्या। धीरे धीरे करोगे तो तुम लोग को भी इतना आ जाएगा। और ये कोई मतलब बहुत ज्यादा तोप नहीं मार ली गई है यहाँ पे, ये सब इतना लिख के बस छोटा सा काम इसी किया गया है अपना। बाकी लॉजिक तो तुम्हें सोच के खुद ही लिखना पड़ेगा। बस यही है, बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, है तो वही मेन फंक्शन के अंदर वाइल टी का मैंने लूप चला दिया है, और उसी के अंदर ये चीज लिखा है। बस इतना लिखा हुआ है इस पूरे में। और ये सब थोड़ी बहुत चीजें छोटी कर दी गई हैं एक तरह से, जैसे फॉर लूप को पूरा फॉर लूप नहीं लिखना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। तो देख के अगर किसी को मन में लगा होगा कि अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा है, तो उसकी जरूरत नहीं है डरने की। ठीक है, और बताओ। हाँ, ग्रुप पे तुम लोग पूछ लिया करो, आपस में बात कर लिया करो, कुछ ऐसे नया टॉपिक मिले तो। और ये मत सोचा करो कि अरे ये तो बहुत छोटा डाउट है, ये कौन ही सॉल्व करेगा मेरा, इससे मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी, ये डाउट पूछ लूंगा तो कुछ ऐसा। सीखने में इज्जत की बात नहीं है भाई। सीखोगे तो अपने आप सीख के खुद इज्जत बना लोगे अपनी एक अच्छी। ठीक है,
चलो 11 से ऊपर हो गया है, किसी को कुछ पूछना है तो रुक सकता है, बाकी गुड नाइट, बाय बाय। कॉन्टेस्ट वगैरह देते रहना। हाँ, कॉन्टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टेस्ट मैं नहीं देता था पहले, मुझे लगता था कि मुझे सीखना चाहिए, और सीख लूँ तब कॉन्टेस्ट दूंगा, और सीख लूँ तब कॉन्टेस्ट दूंगा। फायदा नहीं होता है उससे। कॉन्टेस्ट में जाके लगता है कि भाग बे, इतना सीखा क्या फायदा। वो कॉन्टेस्ट दे के ही होता है, कॉन्टेस्ट दे के ही, प्रैक्टिस करके ही चीजें होंगी, बस थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। थ्योरी पढ़नी जरूरी है, पर कॉन्टेस्ट देना उससे ज्यादा जरूरी है, कॉन्टेस्ट और प्रैक्टिस उससे ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्टेस्ट और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो करते रहना, वो बिल्कुल मत छोड़ना। एटलीस्ट छुट्टी में तो 100 क्वेश्चन तो कर डालो यार, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। आज डेट क्या है? अरे यार 14 है क्या? कब से कॉलेज खुल रहा है तुम लोग का भाई? क्या 29 तारीख से? अनम्यूट करके बताओ कोई। सर भाई 1 तारीख से, ठीक है। 1 तारीख से खुल रहा है तो 15 दिन है। रोज 3 भी करोगे तो मेरे ख्याल से 50 तो पहुंचा दोगे। 3, लेकिन फिर वो ढंग के होने चाहिए, ये नहीं कि इनपुट लेके बस चेक कर रहे हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नंबर या नहीं, यस नो, उस हिसाब से। वैसे नहीं, थोड़े ऐसे क्वेश्चन जो कि माइंड को थोड़े से चैलेंजिंग लगे, जिसमें आधा घंटा सोचने में जाए और फिर ना हो तो सोल्यूशन देखना पड़े, वैसी चीजें कुछ रोज का कम से कम 1.5 घंटा प्रैक्टिस को दो इसको, अगर सीपी के लिए, ऑफ कोर्स अगर सीपी के लिए सीरियस हो तो। ठीक है, ठीक है। किसी और को कुछ बोलना है बोल दो। सीनियर्स में किसी को कुछ बताना है और तो बता सकता है। लोकेश, गुरथी, और किसी को कुछ पूछना है तो बताना है। नहीं तो फिर ओके, गुड नाइट, स्टॉप प्रेजेंटिंग, गुड नाइट, ठीक है, बाय।